नमस्कार साथियों, आज हम कहाँ तक पढ़े थे वो तो आर्टिकल 35 तक हमने बता दिया था, भाग जो 3 है। तो भाग 3 क्या कहाँ से कहाँ तक था तो हमने बताया भाग 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक था, तो हमने बता दिया था उसको, ठीक है। अब हम लोग भाग 4 में देखते हैं जो डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि पहले एक बार हम लोग इसको लिख के बताते हैं, ठीक है। डीपीएसपी इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। या आर इसको डीपीएसपी बोलते हैं। डीपी आर था डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसको ये कहाँ से कहाँ तक है तो ये जो है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का है, ठीक है। डीपीएसपी बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये है क्या चीज, पहली बात हम लोग ये समझते हैं। तो ये इसलिए दिया गया है कि राज्य की अभी उतनी क्षमताएं नहीं है कि जो इसमें वर्णित विषय है, जो विषय है उसको वो जनता को दे सके, मतलब ऐसा अभी तक वो पावर नहीं है। तो उसमें जब शुरू में जब आजाद हुआ भारत, तो वो जितने धीरे धीरे उसको प्रोसेस में लाया गया। ये जो अधिकार थे उनको धीरे धीरे मौलिक अधिकार में कन्वर्ट किया गया। राज्य की क्षमता के अनुसार ये देगी, इसको इसमें बताया गया है। तो जितनी क्षमता रहेगी, अगर आने वाले और देखेंगे तो ये हो सकता है कि पूरा मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस तरह देखा जाए, अगर एकदम संपन्न हो जाएगा तो मौलिक अधिकार ही बन सकता है ये, ठीक है। अच्छा, नहीं भी अगर बन पाया तो ये जो राज्य जो सरकारें बनती हैं, तो जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं इसी से लिया जाता है, इसी से प्रेरित होता है, इसी से प्रेरणा मिलता है, इसी के द्वारा पूरा प्लान बनाया जाता है उन लोगों का। तो ये रहा आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब होता है कि जो निर्देशक करता है कि इस प्लान पे आप चलिए, ऐसे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण होगा। इस तरह की ये विषय है, ठीक है। डीपीएसपी इसको बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक है। 36 में क्या है तो आर्टिकल 36 में परिभाषा ही दिया गया है, ठीक है। तो लिख देता हूँ, यहाँ पे है आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल है आपका 36। तो आर्टिकल 36 में क्या है तो इसमें बताया गया है, परिभाषा दिया गया है राज्य की क्या परिभाषा है। हमने पहले भी बताया था पोलिटी में राज्य से मतलब देश है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य का अगर ये टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी का, राज्य का कह दिया गया तो यानी देश से देश बोला जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो प्रांत बोलेंगे तो स्टेट आएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है कि परिभाषा में दिया गया है कि जो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या मंत्रिपरिषद हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, या मंत्रालय हो, विभाग हो, उप विभाग हो, या जो वित्तीय सरकार रूप से दिया जाता है, वित्तीय उसको किसी को दिया जाता है, ठेकेदार को, या जहां तक वो इसका रहता है फैलाव, वहां पे आप ये मान सकते हैं राज्य का परिभाषा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अधिकार बन जाता है। जैसे अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखें जब सीएजी पढ़ेंगे आप, तो उस सीएजी में क्या होता है कि जब सरकारें पुल बनाने के लिए ठेकेदारों को देती हैं, आप ये इतना पैसा लीजिए, ये पुल इतने टाइम से मेरे को बना देने का, तो है प्राइवेट ठेकेदार।
मगर पैसा सरकारी गया है। अब सरकारी पैसा से वो क्या-क्या किया है, लेबर कितना दिया है, ट्रक को कितना दिया है, बालू कितना दिया, सीमेंट कितना दिया, पानी कितना दिया और इंजीनियरों को कितना दिया, वर्करों को कितना दिया, ये सब पूरा उसको डीज़ल में कितना खर्चा किया, उसका मेंटेनेंस खर्च किया इतना मतलब कितना था, यहाँ रहने वालों को जहाँ पे वो आवास रखा था वहाँ कितना खर्च है, ये सब जो भी तमाम बातें वो पूरा खर्च का ब्यौरा वो सीएजी ले लेगा ठेकेदार से, तो देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब कुल मिला के आप ये बोलते हैं सरकार मतलब राज्य की अगर परिभाषा में देखेंगे तो धन का भी इंक्लूड करके हम बात करेंगे। सरकारी जो धन है वो कहाँ जा रहा है, इसे भी इंक्लूड करके देखेंगे। ठीक है? तो ये है आपका आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। यहाँ लिखिए राज्य की परिभाषा है। राज्य की राज्य की परिभाषा है। ठीक है? ये अच्छा ये वही परिभाषा है जो मौलिक अधिकार के 12 में दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो 12 में भी उधर जब मौलिक अधिकार तो 12 में तुरंत परिभाषा दिया गया था, इधर जब डीपीएससी चालू हुआ है, आर्टिकल 36 में तुरंत परिभाषा दिया गया है। अच्छा, ये सेम है समझिए। अब क्या हुआ, अब आर्टिकल जैसे मैं 60 में लिख देता हूँ, ठीक है? ये आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 में क्या है? तो आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि ये जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है? जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी न्यायालय में ठीक है? ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय मतलब ये है जो 13 में दिया गया है। हम लोग फंडामेंटल राइट में जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो 13 में क्या दिया गया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा भी कर सकती है। तो ये बोला है अगर रीट भी कोई पढ़ता है, रीट कराएगा तो उसका समीक्षा किया जाएगा। मगर इसमें बोला गया आर्टिकल 37 में कि आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। जो डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के, इसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये जो सरकारें बनती हैं चुन करके वो दे सकती हैं, उनकी मर्जी है तो, अन्यथा नहीं दे सकती। इसको आप ये वायरस, जिससे वायरस नहीं होता है, सुप्तावस्था में रहता है, जहाँ कुछ अगर एटमॉस्फेयर बनता है तो वो जीवित हो जाता है, या कोई मानव टच करता है तो वो जीवित हो जाएगा। मानव से दूरी हुआ, जीव से दूरी हुआ तो तुरंत वो मृत्यु अवस्था में आ जाएगा। तो ये सुप्त अवस्था में है अभी एक प्रकार से। जब सरकार इस पे एक्शन लेगी, ये जीवित हो जाएगा, मौलिक हिदायत है, ये काम करने लगेगा। ठीक है? इस तरह है। मगर वो मौलिक अधिकार तो जीवंत उदाहरण है, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है? यही अंतर है इसमें। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय मतलब न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं। प्रवर्तनीय का मतलब हो गया है कोई भी व्यक्ति न्यायालय में आप लेके जा सकते हैं मैटर को, तो ये मैटर नहीं ले जा सकते, यानी प्रवर्तनीय नहीं है। आप न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते। कोई भी बता आर्टिकल जो 36 से लेकर 51 है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप कि हम राज्य में संविधान में ये बोला गया आप दीजिए। ठीक है? अब बाकी मौलिक अधिकार में आप चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आपको देना पड़ेगा, उसमें इंक्लूड है संविधान में। तो ठीक ये है। तो राज्य की परिभाषा है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 हो गया, 36 हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल है 38। आर्टिकल आर्टिकल 38 में क्या है? इसमें बोला है कल्याणकारी राज्य के मतलब एक कॉन्सेप्ट मतलब विचार दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य हो, इसका जो है सिद्धांत दिया गया है इसमें, ये ऐसे समझें। तो कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? तो उसमें जो प्रस्तावना हम लोग देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये जो इसको आप ऐसे समझिए इसको, तो कि जिससे आप कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है? तो गरीब व्यक्ति को वो कैसे अमीर हो जाएगा? और दूसरी बात जो वंचित वर्ग है, वो कैसे उसको अगर संसाधन उपलब्ध हो जाए तो कैसे अमीर बन जाएगा? और इस तरह के जो मतलब जो भी प्लान इस तरह के हों, जो वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं, बेरोज़गार हैं और जो अशिक्षित लोग हैं और जो मतलब 1 टाइम 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा, उनको भोजन उपलब्ध करा कर के, जो बीमार है उसको दवा को उपलब्ध करा कर के, उसका जो है अस्पताल मुहैया करा कर के, मतलब किसी भी तरह का सहायता दे कर के,
तो ये सब सामाजिक न्याय में ही आएगा, ठीक है? तो ये कल्याण मतलब व्यक्ति के कल्याण का मतलब हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुविधा अगर मिलेगा तो कल्याणकारी मतलब कल्याण में ही जाएगा। कल्याण से तात्पर्य है कि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा चाहिए। अभी आप देखेंगे गाँव में पहले क्या होता था कि सबसे ज़्यादा कि जो अपने दैनिक कार्य हैं, उसको वो निपटाने में कम से कम 4-5 घंटा मतलब लग जाता था। शहरों में देखिए बगल में बाथरूम है, स्नान है, मतलब सब कुछ व्यवस्थाएँ हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में सब क्लियर हो जाता है। मतलब ये समझिए इसे। अब वहाँ क्या होता है, आप बाग में जाएँगे, फिर नहाने जाएँगे मशीन पे, मतलब ये बहुत बड़ा प्रोसेस रहता था पहले। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या हुआ कि आप कल्याण करने के लिए टाइम आपको बचाएंगे, प्लस जो अमीर है गरीब है वो भी आप समझते हुए उसको कैसे बढ़ाया जाए कैसे घटाया जाए, तो आप लोग समझ बूझ के तब आगे एक कदम उसमें बढ़ाया जाता है। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाता है इसमें इसी में। कल्याणकारी राज्य स्थापना करने के लिए सरकारें जो भी बनती हैं, इनमें से जो गाइडेंस दिया गया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में, उनको ध्यान में रख करके उनको आधार बनाकर ही अपना प्लान बनाते हैं। तो आर्टिकल ये रहा 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, इसमें लिख देता हूँ मैं। कल्याणकारी ठीक है ये। अच्छा, अब ये रहो। अच्छा एक चीज़ है कि आर्टिकल 21 में मैंने ये बता दिया था 25वां संविधान 85वां 85 अमेंडमेंट एक्ट था वो ध्यान रखिए ये, क्योंकि ये जो आपका 15 15 ए है, 15 ए 16 ए है। 16 16 का जो 4 का या डी का ए था ना, उसमें 71वां संविधान 77वां संविधान था और 21वां था 22वां था 25वां था। ये जो अनुसूचित जाति के वो आरक्षण से संबंधित प्रावधान थे। तो जो 21 का ए है आर्टिकल मैंने बताया था, जो 21 का ए है, 21 का 21 का ए, ये कौन सा, ये 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है? ये 86वां संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन है, ठीक है? संविधान संशोधन है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 17वां संविधान संशोधन तो दिल्ली पुदुचेरी के लिए जो राज्यसभा के लिए सीटों का आरक्षण था उसके लिए था, ठीक है? तो और ये रहा। तो हम लोग अब देखते हैं 3839 देखते हैं, ठीक है? इसको अब मिटा देता हूँ। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39। अच्छा, आर्टिकल 39 में क्या है? तो आर्टिकल 39 में आप देखेंगे तो जैसे इसमें ये तो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, जो वहाँ संविधान संशोधन 1971 में था। तो और ये जो इंदिरा जी द्वारा जो आर्टिकल 31 का सी जोड़ा गया था इसी तहत में, तो उसमें 39 सी और 39 बी को जोड़ा गया था। तो इसमें पहले क्या 39 में क्या है, 39 में ये कि आप मतलब इस तरह का जो न्याय निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं विधि के परामर्श के लिए, उसका कम से कम शुल्क की बात किया गया है। और जो विधि सहायता है वो निःशुल्क और न्याय उचित रखा जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। प्लस दूसरी बात, जो 39 का ए है, 39 का ए और बी और सी ये चार है, इसको समझ लेते हैं हम। 39 का क्लास है, ठीक है? क्लास ए है, फिर क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, ठीक है?
अब क्लास ए में क्या है, तो क्लास ए में ये बोला गया है कि समान कार्य पे समान वेतन, इसका बात किया गया है। जिसमें समान कार्य होगा तो समान वेतन दिया जाएगा। ठीक। और और क्या है, बी क्या है, बी हमने पहले बताया था, जो भौतिक संसाधन है। अ, इसको एक काम करिए ना, इसको इससे मिला मैच करिए, बी का सी से मिला के करेंगे तब आएगा। ठीक है। और ये ठीक रहेगा ऐसा। इससे ना तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको इसी तरह हम लोग देखते हैं, बी अनुपात सी, ए अनुपात डी। अनुपात नहीं होता ये, इसका अनुपात इस तरह निकाले तो इसी पर्पज से हम लोग देखेंगे। ए का डी, तो समान अवसर और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है। समान अवसर दिया जाएगा सबको, ए है। और फिर समान कार्य के लिए समान समान वेतन, ये है। इसमें सबको अवसर दिया जाएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इसमें डी में बोला गया है। भौतिक संसाधनों का इस प्रकार जो स्वामित्व का वितरण होगा कि न्यायपूर्ण सबको वितरण, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। जो भौतिक संसाधन है भारत सरकार के, वो सब लोगों में जो स्वामित्व होगा, बंटवारा होगा सबका, वो न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए उसका, ताकि सबको मिले। ठीक है। और सी क्या है, तो सी में ये बोला गया जो उत्पादन के साधन है, जो धन है, वो वंचित वर्गों तक उसका पहुंच होना चाहिए। तो ये रहा आपका बी और सी। ठीक है। बी में क्या क्या है, भौतिक संसाधन है। सी क्या है, उत्पादन है। इसमें मैं लिख देता हूँ। समान अवसर, समान अवसर, ये है आपका भौतिक संसा भौतिक संसाधन, ठीक है। समान अवसर होगा, पहली बात। और भौतिक संसाधनों का इस तरह स्वामित्व या वितरण होगा, न्यायपूर्ण उसका वितरण होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। उत्पादन साधनों का और धन का इस तरह वितरण हो, और जो वंचित वर्ग है उसको वहां तक उसका पहुंच होना चाहिए। इसमें सकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सकेंद्र पर मना किया गया है। जो सकेंद्रण है, उत्पादन तथा धन का सकेंद्रण, मतलब एक हाथ में, वो मना किया गया है। ठीक है। सकेंद्रण, सकेंद्र मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, उसका मतलब तात्पर्य ये है कि लिखित नहीं होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें आर्टिकल 39 के डी में बोला गया है। ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल 39। अब हम लोग आर्टिकल 40 चलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, तो आर्टिकल 40 में अब देखिए पंचायती राज है, पंचायती राज है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन है। ठीक है। पंचायती राज तो हम लोगों ने देखा, समान अवसर है,
भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार हो कि न्यायपूर्ण सबका वितरण हो, सुनिश्चित हो। उत्पादन के साधनों का एक जगह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक हाथ में नहीं होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए और वंचित वर्गों तक उनका पहुंच होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन है होना चाहिए। ठीक है, इसे अभी समान कार्य के लिए, अभी समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें लिखा गया है, मगर आप कोट नहीं कर सकते। वही शिक्षक जो है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, 2000 पाता है, वही शिक्षक पढ़ाई करता है तो वो 30,000 32,000 जो भी इससे एबव होगा, तो आप वहाँ चैलेंज नहीं कर सकते। पहले ही इसीलिए मैं बोला हूँ कि जिसमें जो बताया गया है आर्टिकल 37 तक आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। भले ही लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, मगर ये तो डीपीएसपी में लिखा गया है। अगर ये मौलिक अधिकार में होता ना तो आप चैलेंज कर सकते थे और सरकार को देना पड़ता सबको उतना। ठीक है, ये बातें यहाँ पे है। अच्छा, आर्टिकल 40 में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में आप देखें चोल राजाओं में सबसे पहले मिलता था, चोल राजाओं में। फिर लॉर्ड डिपन थे जो आपके 82-86 तक थे, वो उन्होंने ये 80 से 84 था उनका कार्यकाल, 1880 से लेके 84 तक था। फिर इसके बाद में आए थे डफरिन, 84 से लेके 88 तक डफरिन थे। डफरिन के बाद लैंसडाउन आए थे, 94 तक थे। 1898 फिर 94 से लेके 98 तक वो थे एल्गिन द्वितीय थी। उसके बाद आए थे लॉर्ड कर्जन, वो तो मतलब इतिहास में बता रहा हूँ। तो जो रिपन थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड जो रिपन थे वायसराय थे उस समय, वो इसको उस समय लागू किए थे। स्थानीय स्वशासन बारे में उनको भी जाना जाता है। और चोल राजाओं में हम लोग इतिहास में देखेंगे, चोल राजाओं में उसमें भी स्थानीय स्वशासन स्वशासन देख मिलता है वर्ण। अब ये बात होती है कि स्थानीय स्वशासन है क्या चीज, मतलब क्या, मतलब कैसे मालूम हमको कि ये स्थानीय स्वशासन है या ये ग्राम मतलब पंचायती राज है। तो उसमें ये बोला गया है कि केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत मतलब केंद्रीकृत मतलब एक लोगों के पास हो, यानी केंद्र के पास हो। विकेंद्रीकृत मतलब हो गया कि कई लोगों के पास में हो। आप बात समझ रहे हैं ना? इससे मान लीजिए ये ये है, तो अभी ये क्या हो गया, ये केंद्रीकृत हो गया। ये 5 गांव है, मान लीजिए 5 गांव है, ये पांचों पे एक केंद्र में बैठा है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। इसको बोलते हैं केंद्रीकृत। अब इसको क्या बोलते हैं, ऐसे है मान लीजिए कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ पे है, तो ये केंद्रीकृत नहीं है, ये इसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत, यानी सभी आत्म सेल्फ है, मतलब कोई किसी से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे कनेक्ट है, कंट्रोल सबके पास है। ठीक है, इसको केंद्रीकृत बोलेंगे, इसको विकेंद्रीकृत बोलेंगे, यानी अलग अलग है। अच्छा, अब स्थानीय स्वशासन के बारे में मतलब प्रोसेस और अगर गहनता में देखें तो क्या होगा, तो स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि केंद्र जो राजा है, या अभी आप देख लीजिए जो दिल्ली के जो शासन वाले हैं, वो ग्राम पंचायतों में जब पैसा देंगे, पैसा देने को तो दे देंगे, जो काम होगा, सड़क होगा, स्कूल होगा, साफ सफाई होगा, जो भी होगा यहाँ पे, तो वो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, वो अपने मन मर्जी से उसको निर्णय लेंगे कि हमको कराना है। तो अब पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया उनके खाते में, मान लीजिए राज्य के थ्रू दिए मान लीजिए, ठीक है, केंद्र ने राज्य को दिया, राज्य जो है पंचायती राज को दिया। तो पैसा तो देने का तो भले केंद्र दे दिया है, मगर काम नहीं होता कि आप यही काम करिए। अगर काम वो भी आप पैसा दोनों देता कि ये पैसा इसलिए ये काम करिए, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत। तब इसको विकेंद्रीकृत बोलेंगे, ओ केंद्रीकृत बोलेंगे, विकेंद्रीकृत नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसको तब स्थानीय स्वशासन नहीं बोलेंगे। का पैसा भी दे रहा है और बोल रहा है ये काम करवाने के लिए मैं दिया हूँ, तो वो उसको बोलते हैं, तब पंचायती राज उसको नहीं बोलेंगे, स्थानीय स्वशासन नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब पैसा केंद्र दे या राज्य दे और बोल दे भाई जो आपको उचित लगे वो खर्चा आपके लिए है, जाइए आप गांव का निर्माण करिए, गांव का विकास करिए, सड़क है, बिजली है, पानी है, विद्युत है, इन सब का सारी व्यवस्था करिए, मैं इतना आप पैसा देता हूँ। पैसा देने को दिया और बनाने के लिए क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है ये नहीं निर्देश मत दे, स्थानीय लोग तय करेंगे क्या हमको बनवाना है। इसको तब बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ये अगर ऐसा रहेगा तभी स्थानीय स्वशासन माना जाएगा। तो यही स्थानीय स्वशासन इसको बोला जाता है, इसको पंचायती राज होता है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में
पंचायती राज जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये पहले ट्रायल किया गया था कब? 1959 में नागौर से इसको लागू किया गया था। 1957 में जो है बलवंत राय मेहता जी इसको ये सिफारिश करके ये साल 1957 में पंचायती राज को जो नियम था वो दिए थे। इसमें कौन कौन थे? एक पंचायती राज था, ब्लॉक स्तर था, एक जिला स्तर का था। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज का व्यवस्था बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। ठीक है, तो ये रहे आपके। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट था वो अम्बेडकर साहब का मत नहीं था कि ये दिया जाए। क्यों? वो जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कौन है? जनरल वाले वर्ग है। वो तो उच्च वर्ग वाले जो पढ़े लिखे हैं वही होंगे और परेशान करेंगे पूरी गांव वालों को। इसलिए अम्बेडकर साहब इस मत में नहीं थे, मगर गांधी जी के विचारों के कारण जो है पंचायती राज जो है रखा गया है। ठीक है, गांधी जी जानते थे जो आंदोलन हुए थे, अगर गांव से सपोर्ट उनको मिला था तो वो अच्छी तरीके से जानते थे गांव का विकास होगा तभी आगे जाके कोई विकास होगा। तो ये रहे आपके पंचायती राज। ठीक है, इसी में जो आर्टिकल 11 है वो अनुसूची 11 है। 12 में जो 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में ही आपका जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये सब आए थे। ठीक है, तो ये रहे आपके पंचायती राज। साइंस और शासन क्या क्या है ये हमको आप कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, अच्छा हम लोग अब पढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, टाइम भी हो गया है, 5 मिनट और है। चलिए ठीक है, हम लोग 41 पे देखते हैं, आर्टिकल 41। ये है आर्टिकल 41। ठीक है, ठीक, आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 में बोला गया है कि कुछ दशाओं में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या कमजोर शरीर से जो काम नहीं है, उन लोगों को जो आर्थिक सहायता देने की बात की है, मतलब किया गया है। तो कुछ दशाओं में, कुछ दशा कैसा होना चाहिए? शरीर आपका काम करने लायक नहीं है, तो शरीर है तो उसमें तो भाई चाहिए ही, क्या चाहिए? भोजन है, पानी है, ये सब तो चाहिए ही ना। तो इसके लिए जो है आर्थिक जो मदद दिया जाएगा वो सरकार तरफ से दिया जाएगा। तो ऐसे लोग जैसे बच्चे हुए, बूढ़े हुए, और मान लीजिए परिवार की किसी कंडीशन सही नहीं है, उस कमाने लायक नहीं है बच्चा है, उसको इस स्थिति में सहायता देने का जो है प्रावधान किया गया है। जिससे आप देखेंगे विधवा पेंशन हुआ, या मतलब इसी पर्पज से अगर देखेंगे ना। और जो दिव्यांग हैं, जो आर्थिक सही उनका काम नहीं कर रहा है, और वृद्धा पेंशन हो गया, तो ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दशा क्या होना चाहिए? आर्थिक जो शरीर है वो साथ न दे, परिवार में कमाने वाला जो है उसको साथ न दे, तो सरकार सपोर्ट करेगी ऐसे परिवारों को। ठीक है, इसमें बोला गया है क्या? आर्थिक सहायता दिया जाए कुछ दशाओं में। तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं में आर्थिक सहयोग। ठीक, ये रहे आपके, तो कुछ दशाओं में आर्थिक सहयोग। ठीक, ये रहे आपके 39 में समान अवसर, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार का वितरण हो कि न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। उत्पादन साधनों का और तथा धन का इस तरह उसका वितरण हो कि विकेंद्रीकृत हो, सकेंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह पंचायती राज स्थानीय स्वराज शासन के बारे में हमने बता दिया है क्या है, तो वो आप परिभाषा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में आर्थिक सहयोग, ये है आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। काटी देता हूँ 1 मिनट, ये तो अच्छा नहीं है। आर्थिक सहयोग। ठीक, आर्थिक सहयोग। अब हम लोग आर्टिकल 42 देख लेते हैं, तो चल जाएगा यहाँ पे। आर्टिकल
चलिए हो जाएगा, इसमें आर्टिकल होना चाहिए। आर्टिकल, इसमें भी आर्टिकल कर लीजिए, ठीक चलेगा। अच्छा, तो आर्टिकल ये कौन सा है? आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या है? तो आर्टिकल 42 में बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो काम का दशा है, जहाँ काम करने जाते हैं, कोई भी गया, जो भी मज़दूर है, तो मानव उचित काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मानवीय उचित है ही नहीं है, आप काम करवा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करवा सकते। कोई भी हो मज़दूर, जो भी मज़दूरी कर रहा है, जो काम का दशा होगा, वो मानव उचित होना चाहिए। तो मानव उचित दशा का मतलब होता है कि आप जिससे स्त्री या पुरुष यहाँ पे ऐसे खतरनाक जो काम है, वो स्त्रियों और बच्चों को दूर रखा गया है। जैसे डैम के ऊपर है, आप काम करवा रहे हैं, हाँ, तो वहाँ आप नहीं करा सकते, माइंस में नहीं करा सकते, प्लास्टिक वाले काम नहीं करा सकते, जो टीएमटी बनता है वहाँ आप महिलाओं को नहीं काम करा सकते। तो ये सब एरिया देख के ही महिलाओं और बच्चों को वहाँ रखा जाएगा, ठीक है? काम करने के लिए। और दूसरी बात, जो भी काम किसी का भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मानव उचित होना चाहिए, जो मानव कर सके, ऐसा काम होना चाहिए। आपने ये दे दो भाई, ये पहाड़ी तोड़ने का है, ले लो, मतलब, और वहाँ पे एटमॉस्फियर जो सही नहीं है, तो ये सब काम देख के लिया जाएगा। तो कहने का मतलब, जो काम दिया जाएगा वो मानव उचित, मानव कर सकता है, ऐसा काम होना चाहिए। इसे आर्टिकल 42 में कहा गया है, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पढ़ाते हैं, कल से हम लोग पढ़ाएंगे आर्टिकल 43 से, ठीक? थैंक यू।